अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली राजा रियाज साहब। राजा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपसे गुफ्तगू करेंगे आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की दुबई में बड़ी डिटेल मुलाकात हुई है। तकरीबन 2.5-3 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही है और इस मुलाकात से कोई बाज़ाब्ता तौर पर एलामिया तो सामने नहीं आया कि इस मुलाकात में क्या तय पाया है, लेकिन जो ज़राए से रिपोर्ट हुआ है उसके मुताबिक जनूबी पंजाब की कोई गैर सियासी शख्सियत हैं, उनके नाम पे गौर किया गया है। ये भी सुनने में आया कि इलेक्शन अगर 6 महीने तक आगे चले जाते हैं तो इसके भी जो मुहर्रिकात और अवामिल होंगे उन पर भी गौर व खोज किया गया है। और जो ख़बर निकली है असल में वो ख़बर नहीं है कि निगरां हुकूमत या निगरां वज़ीर-ए-आज़म के लिए कोई नाम फ़ाइनल नहीं हो सका है। इस पर हम कुछ डिटेल बात भी करेंगे। दूसरी जानिब आज पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर ये है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी इसका ऐलान किया और इसहाक डार साहब ने भी, कि 2 अरब 40 करोड़ डॉलर चीन ने रोल ओवर कर दिए हैं। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर जो हैं वो माली साल 2023-24 के लिए हैं और 1 अरब 20 करोड़ डॉलर 2024-25 के लिए हैं। बहरहाल ये अच्छी बात है, लेकिन सवाल वही है कि ये कर्ज़ का सिलसिला कब तक जारी रहेगा। कुछ दीगर मामलात पे भी बात हम करेंगे प्रोग्राम में। इरशाद साहब, राजा साहब की तरफ जाने से पहले, क्योंकि ये जो दुबई में मुलाकात हुई है, इस मुलाकात को एक तरह से दुबई प्लान का भी रंग दिया जा रहा है। कितनी सिग्निफ़िकेंट है, आपको क्या लगता है दोनों शख्सियात को देखते हुए, मिजाज को समझते हुए, कि कितनी जो और मुलाकातें चाहिए होंगी कि निगरां वज़ीर-ए-आज़म का नाम फ़ाइनल हो जाए? देखिए, असल में इसमें 3 फ़रीक हैं इस वक्त। एक मुस्लिम लीग है और उसके इत्तेहादी हैं या उनके हम नवा हैं। दूसरी साइड पे जरदारी साहब हैं जो उनके इत्तेहादी हैं। यानी हालांकि ये दोनों इत्तेहादी हैं, लेकिन फिर इनके अपने अपनी ग्रुपिंग भी है। ये तो 2 फ़रीक हो गए। और तीसरा फ़रीक वो है जो इलेक्शन कमीशन उसको कहना चाहिए, चेयरमैन इलेक्शन कमीशन कहना चाहिए, या जो उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब फैसला ये होना है कि अगर ये दोनों इत्तेफाक राय कर लें तो इलेक्शन कमीशन का रोल ख़त्म हो जाएगा और फिर ज़ाहिर है उसको वीटो करना या सबोटाज करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर ये आपस में मुत्तफ़िक़ नहीं होते, फिर राजा साहब का भी अहम रोल है उसमें। और राजा साहब अगर कोई और नाम देते हैं जिस पर इत्तेफाक राय नहीं हो सकता, तो फिर उस सूरत में इलेक्शन कमीशन का रोल बढ़ जाएगा। और डर ये है जरदारी साहब को भी और जनाब नवाज शरीफ साहब को भी कि अगर इलेक्शन कमीशन का रोल आया तो फिर शायद मुमकिन है कोई और ही सूरत बने निगरान हुकूमत की, निगरान वज़ीर-ए-आज़म की। राजा साहब जो नाम देंगे, ज़ाहिर बात है वो एक वसी तर तनाजुर देखेंगे अपोजिशन के हवाले से, अपनी ज़िम्मेदारियों के हवाले से, अपने साथियों की जो इनपुट उनको होगी वो होंगे। लेकिन उन दोनों का ख्याल ये है कि हम ऐसा नाम दें जिस पर राजा साहब भी मुत्तफ़िक़ हो जाएं और ये मामला इलेक्शन कमीशन तक ना पहुँचे, क्योंकि खौफ उनको ये है कि अगली निगरान हुकूमत 2 वजूहात से उनके लिए भी मसाइल खड़ी कर सकती है। एक तो ये है कि वो किसी और के इन्फ्लुएंस में हो और वो मनमानी शुरू कर दे, और दूसरा ये है कि वो इलेक्शन को अल्तवा में डाल दे तवील अरसे के लिए किसी की ख्वाहिश पर, और फिर ये दोनों मुंह देखते रह जाएं। तो इस वजह से एक और चीज़ भी है जो ज़ाहिर है हमारे प्रोग्राम में भी लोग कह चुके हैं, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग से वाबस्ता लोग के और पीपल्स पार्टी से वाबस्ता लोग, कि हर दफ़ा आखिर कोई रिटायर जज क्यों हो, कोई सहाफ़ी क्यों हो, सियासतदान क्यों ना हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सियासतदान, ऐसा गैर मुतनाज़ सियासतदान कहाँ से आएगा जिस पर सारे इत्तेफाक भी कर लें और जो इलेक्शन को, शफाफ इलेक्शन को यकीनी भी बना सके और इलेक्शन को किसी सूरत मुलतवी भी ना होने दे। जी, मेरे वैसे जहन में एक नाम आया है, हामिद नासिर चट्टा साहब, जो एक अच्छी शोहरत के सियासतदान भी हैं और उन्हें बाउसूल भी समझा जाता है और दलेर भी समझा जाता है कि वो दबाव बर्दाश्त करने की अहलियत भी रखते हैं। नवाज शरीफ साहब उनके मकरूज़ हैं 2013 के इलेक्शन में, उनसे मुआहदा किया था उनकी जमात से जो हम ख्याल ग्रुप था, लेकिन फिर ये हुआ कि मियाँ साहब अपनी मजबूरी को तहत उस मुआहदे की पासदारी न कर सके और उन्होंने एक महफिल में कहा कि ये कर्ज़ मैं किसी और सूरत में चुकाऊँगा
लेकिन वो रेवलरी तो बड़ी पुरानी है ना इरशाद साहब। नहीं, रेवलरी 13 में ख़त्म हो गई थी, इनका इत्तेहाद हो गया। देखें, ये बहुत अच्छे दोस्त थे 1985 के इलेक्शन में जी, लेकिन बाद में 1985 के बाद फिर इनके मामलात ख़राब हो गए और फिर 13 में इनका दोबारा इत्तेहाद हुआ और इत्तेहाद बड़ी मुश्किल से हुआ। चट्टा साहब भी नहीं मानते थे, मियाँ साहब भी नहीं मानते थे। फिर जब इनकी मुलाकात हुई तो मियाँ साहब ने कहा जी सब कुछ हम भूल गए, बस चट्टा साहब आज से हमारे दोस्त हैं। लेकिन उनका साहबजादा तो पीटीआई में है ना इरशाद साहब। वो एक है, वो तो फिर कोई सियासतदान भी ऐसा नहीं हो सकता जिसकी कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई रिश्तेदार वाबस्तगी ना रखता हो। और अच्छा, जरदारी साहब जो हैं उनके साथ भी बड़े वो इत्तेहादी रहे हैं पीपल्स पार्टी के। और जब भुट्टो साहब और जरदारी साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान इख्तलाफ हुआ था तो चट्टा साहब उस पार्टी के सरबराह थे जिसके भुट्टो साहब जो हैं नामज़द वज़ीर आला थे, तो उन्होंने अपने नामज़द वज़ीर आला की बजाय साथ दिया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का और पीपल्स पार्टी। बिल्कुल ठीक है शाह साहब। लेकिन मैं जो बुनियादी बात कह रहा हूँ कि किसी सियासतदान पर इत्तेफाक करना मुश्किल होगा और कोई आसान काम नहीं होगा। लेकिन बहरहाल अगर कोई ऐसी शख्सियत पाकिस्तान में मिल जाए, एक दौर में यहाँ ऐसी शख्सियात होती थी लेकिन अब इतना ज़्यादा एक मामलात हो गए हैं। लेकिन मेरा ख्याल है राजा साहब चूँकि मौजूद हैं, एक तो इनसे पूछते हैं कि क्या जो नाम इस वक्त ज़ेर गर्दिश हैं उनके जहन में क्या है। और उन्होंने एक बयान दिया, राजा साहब आपने बयान दिया कि जनाब इलेक्शन मेरी तरफ से तो 10 साल के लिए भी मुलतवी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, असल तो पाकिस्तान के मसाइल हल होने चाहिए। तो ज़ियाउल हक के 11 साल भी आपको याद होंगे और अयूब खान के 10 साल भी। तो ये आप वाकई ऐसे आपने कह दी बात से बात निकली और आपने कह दी आप समझते हैं कि 10 साल के लिए भी इलेक्शन मुलतवी हो जाएँ तो पाकिस्तान का फ़ायदा है। शुक्रिया इरशाद साहब। ये बात इस तरह हुई थी कि मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान इस वक्त सबसे बड़ा मसला है कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया जाए, पाकिस्तान को मजबूत किया जाए और पाकिस्तान के अवाम जो आज 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, अपने बच्चों को खिला सकते, उनके लिए सोचना चाहिए। इलेक्शन बड़े हो गए हैं, सियासत बड़ी हो गई है। बांग्लादेश हम में से बाद बना, इधर से निकला और आज वो हमारे से कितना आगे चला गया है। इसमें कोई एक जिम्मेदार नहीं है, हम सब लोग इसमें जिम्मेदार हैं। माशरे के हर हिस्से के लोग इसमें जिम्मेदार हैं जिन्होंने आज पाकिस्तान जिस स्टेज पे आ गया है। और मैं अभी भी समझता हूं कि पाकिस्तान में अभी भी डिफॉल्ट होने के खतरात शदीद हैं। अच्छा। इसलिए मैंने ये बात की थी कि अगर कोई माशी बहरान पे कोई काबू हो सकता हो और माशी बेहतरी आ सकती हो, गरीब को रोटी मिल सकती हो, वो अपने आसानी के साथ अपने बच्चों को स्कूल भी भेज सके, उन्हें दवाई भी ले के दे सके और रोटी भी दे सके, तो अगर ऐसा माहौल करने के लिए हम सबको मिलकर कुर्बानी भी देना पड़े पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए, अगर इस तरह से कोई रास्ता निकलता हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं, ये मैंने बात की थी। अच्छा, राय साहब आपका मतलब है आपके जहन में अयूब खान का दौर है, ज़ियाउल हक का है कि 10 साल चले तो तसलसल था पॉलिसियों में, इसलिए उस दौर में इन्वेस्टमेंट भी हुई, खुशहाली भी है, तो आपके जहन में यही दोनों अशखास हैं? नहीं, मेरे जहन में कोई शख्स नहीं, मैं माजी की तरफ नहीं देख रहा, मैं मुस्तकबिल की तरफ देख रहा हूँ। अच्छा, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान का गरीब आदमी, आप देखें ना अरशाद साहब, बिजली के जो रेट हो गए हैं, गरीब आदमी ये बिल दे लेगा? बिल्कुल। इसमें उसने मकान का किराया भी देना है, इसमें उसने बच्चों को भी स्कूल भेजना है, इसमें उसने दवाई भी लेके देनी है, तो किस तरह मुमकिन है? गैस का बिल भी है, किस तरह बेचारा गरीब आदमी आज जिंदगी गुजार रहा है? हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते कितनी वो मुश्किलात में है और कितनी मुश्किलात से हर अपना जिंदगी का एक दिन गुजार रहा है। तो उनके लिए सोचना, मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी का सबसे पहले उनके लिए सोचना हमारा फर्ज है और उनके लिए जितना कुर्बानी देनी पड़े हम सबको मिलके पाकिस्तान के लिए और उन गरीबों के लिए कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। मैं सियासत बाद की बात है, पहले पाकिस्तान है, पहले पाकिस्तान के अवाम है
उसके बाद सियासत है, उसके बाद जमहूरियत है, नहीं, ये उसके कुर्बानी क्या होगी राजा साहब? राजा साहब, ये कुर्बानी क्या यही होगी? होगी ना, 10 साल तक जी। इलेक्शन ना कराएं, सियासतदान ना आए, यही होगी ना। कोई काबिल अमल बात कुर्बानी तो ये नहीं है ना। कि नहीं, मैं 10 साल नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि कुर्बानी ये कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती हो जिससे पाकिस्तान माशी तौर पे मजबूत हो, पाकिस्तान के अवाम गुर्बत की लकीर से बाहर आ सके, तो अगर कोई ऐसा आइडिया हो, ऐसी सूरत हाल हो, तो अगर उसके लिए सियासतदानों को कुर्बानी देना पड़े, पीछे एक स्टेप होना पड़े, तो उसमें मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं। ये इस सोच के तहत मैंने ये बात की थी, और मैं अभी भी समझता हूं कि हमें सबसे पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो लोग आज मुश्किल में जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें उनके लिए सोचना नहीं, ये इनफरादी अच्छा, सोच है राजा साहब आपकी, या कहीं और भी ये सोच पाई जाती है? नहीं, ये मेरी अपनी सोच है, ये मेरा अपना ख्याल है कि हमें मिलके सबको ये लड़ाइयाँ जो कुछ हमने आपस में माशरे में इतना खिंचाव पैदा कर दिया है, इतने दूरियां पैदा कर दी हैं, इनको ख़त्म करना चाहिए। मीडिया भी इसमें अपना रोल अदा करे, इसमें बाकी स्टेक होल्डर्स भी अपना रोल अदा करें और पाकिस्तान को मजबूत करें। ये मेरी सियासत के अलावा एक पाकिस्तानी होने के नाते एक सोच है कि हम पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए कुछ जो कुर्बानी देनी पड़े हमें सबको देनी चाहिए, और पाकिस्तान को मजबूत करना चाहिए और पाकिस्तान के अवाम को मजबूत करना चाहिए। राय साहब, आप फरमा रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट का अंदेशा और ख़दशा और ख़तरा अब भी मौजूद है, जबकि वज़ीर आज़म साहब और जनाब वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब बरमला ये बार बार कह रहे हैं कि अब डिफ़ॉल्ट का ख़तरा हमने ख़त्म कर दिया है, IMF फॉर्म ले लिया है, अब कोई नहीं। तो आपकी ये जो आप बात कर रहे हैं, इसकी क्या, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, लाजिक क्या है कि आप कैसे ख़तरा महसूस कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट का? जी, मैं अरशाद साहब अर्ज करता हूं कि ये देखें, अभी बिजली के रेट बढ़े हैं। अगर कल वजीर आजम निगरान जो आता है, अगर वो सही तरीके से इसको ना चला सका, इसीलिए मैंने साथ ये भी, आपने शायद सुना नहीं, आपने इंटरव्यू में ये बात कही थी कि अगर निगरान वजीर आजम कोई माशी जिसको अबूर है, माशी हो, तो वो ज्यादा बेहतर है, ताकि जो हमने मुआहदा किया है, जो हमने सारे मामलात तय किए हैं, जो हमने उनके साथ एग्रीमेंट किए हैं, उन पर अमल हो सके। अगर इरशाद साहब 3-4 महीने हमने उन एग्रीमेंट्स पे अमल ना किया, तो फिर हम एक शदीद बुरान में चले जाएंगे। इसलिए इस वक्त मुल्क को, मैं समझता हूं कि माशियात पे जिस बंदे को बहुत तजर्बा हो, बहुत एक्सपीरियंस हो, इस वक्त निगरान वजीर आजम के लिए मैं तो अपने नामों में भी उसको रिकमेंड करूंगा, और मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी ये कोशिश होगी कि माशियात पर जिसको अबूर हो, जो बहुत ज्यादा समझ रखता हो, जो जिससे तजर्बा भी हो, और जिसे जिस हालत में मुल्क मिले 3 महीने के बाद वो इस मुल्क को कम अज कम जिस हालत में उसे मिले उसी हालत में खड़ा हो, ये ना हो कि बहुत नीचे चला जाए। अगर ऊपर लेके जाए, राजा साहब, ये आपके ज़हन में लेके जाए तो बहुत अच्छी बात है। राजा साहब, आपके ज़हन में हफीज़ शेख साहब या बाकर रजा साहब तो नहीं है? रजा बाकर साहब मेरे ज़हन में नाम है, मैं माजरत के साहब अभी, क्योंकि हमारी कल मीटिंग हुई है हमारे ऑपोजिशन के MNAs की, वहां पे हमारी कोई गुफ्तगू हुई है। बाकी हमने फिर मीटिंग रखी है 2 तारीख को इंशाल्लाह ताला ऑपोजिशन के MNAs की, तो हम मुख्तलिफ चीज़ों को देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि हम सब मिल के एक अच्छे 3 नाम जो हमने देने हैं वो अच्छे 3 नाम दें, अच्छी शोहरत वाले लोग हों, और उनमें एक माशी तजर्बा रखने वाला आदमी हम इंशाल्लाह जरूर देंगे अपने 3 नामों में। नहीं, लेकिन जब इसहाक़ डार साहब का नाम आया तो आपने एतराज़ कर दिया। वो भी माहिर मईशत हैं और IMF से मुआहदा भी उन्होंने किया है, वो तो बेहतरीन चॉइस फिर हो सकते हैं। नहीं, वो बेहतरीन चॉइस है, उनका तजर्बा भी है, उन्होंने पहले भी मुल्क को मुश्किलात से निकाला है, अब भी ये IMF उन्होंने किया है, बड़े मुश्किल जिस हालत में उसको कर गया था,
ये कोई आसान काम नहीं था। इसमें वजीर आजम साहब ने और इसाक डार साहब ने और बहुत से लोगों ने बड़ा अहम रोल अदा किया, इसमें कोई शक नहीं। और उनके लिए सिर्फ मैंने ये बात की थी कि अगर वो होंगे तो फिर अगर इलेक्शन होना है तो फिर वो उस इलेक्शन पे बहुत से सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो माशाल्लाह बहुत तजर्बा है। लेकिन इसके साथ साथ वो मुस्लिम लीग नून के अहदेदार भी हैं, मुस्लिम लीग नून के वजीर हैं। तो इस पर मीडिया भी, बाकी सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस पर काफी ज्यादा नुक्ताचीनी करेंगे। इस चीज को देखना पड़ेगा। नहीं, लेकिन राय साहब आप नहीं राय साहब आपने ये कहा कि इसाक डार का मतलब ये है, एक तो शोर मचेगा, उसको इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठेगा, लेकिन आपने कहा इसका मतलब है 2 साल इलेक्शन नहीं होंगे। तो इसका मतलब है इसाक डार साहब का जो नाम पेश कर रहे हैं वो 2 साल इलेक्शन नहीं चाहते पाकिस्तान में। अगर उनका नाम आता है तो फिर इलेक्शन जो मुझे नजर आ रहा है फिर वो 90 दिन में नहीं होंगे। ये मैंने बात की थी और मैं अब भी आपको अर्ज कर रहा हूं कि अगर वो आते हैं तो फिर 90 दिन में इलेक्शन मुश्किल होंगे। नहीं, अगर इसाक डार साहब आ जाएं तो 90 दिन, इसाक डार साहब आए तो 90 दिन में क्यों नहीं होंगे? इसाक डार साहब नहीं चाहेंगे कि सिर्फ 90 दिन वो वज़ीर आज़म रहें, 2 साल के वो मज़े लेना चाहेंगे, या कोई और उनको मजबूर कर देगा कि 2 साल तक इलेक्शन ना कराएं? नहीं, देखे ना कि वो आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून से हैं, अभी वो सेनेटर भी हैं, तो इसके साथ साथ वजीर खजाना भी हैं। तो इसलिए इरशाद साहब 3 महीने के लिए वो ये ओहदा मेरा ख्याल है वो कबूल नहीं करेंगे। नहीं, अगर वो कर लेते हैं राजा साहब, राय है जी राजा साहब आप कह रहे हैं कि हुकूमत की या उनकी राय क्या है? जी हुकूमत की या उनकी राय क्या है ये मैं नहीं जानता। मेरा अभी हुकूमत के किसी आदमी से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हुआ। ये मेरी अपनी एक राय है। जी बिल्कुल ठीक कि है। वो अपना 3 महीने बाद फिर वो अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है वो जाहिर है फिर बड़े अहम ओहदे पे होंगे और सेनेटर भी हो हैं। तो इसलिए मुझे ये लगता नहीं कि 3 महीने क्यों नहीं, अगर वो आ जाते हैं तो 3 महीने इलेक्शन क्यों नहीं होंगे? क्या वो ये चाहते हैं कि उससे पहले उनकी जो पार्टी के कायदे नवाज शरीफ साहब वो अहल हो जाएं, जो मरियम साहिबा बात करती रहीं कि जब तराजू के पलड़े बराबर होंगे तब इलेक्शन होंगे, या फिर कोई और वजह हो सकती है? कोई तो आपकी सोच आई होगी ना, कोई वजह भी आई होगी इसके साथ कि इस वजह से 3 महीने में इलेक्शन नहीं होंगे। नहीं, मेरी सिर्फ ये सोच है कि इसाक डार साहब 3 महीने के लिए खुद नहीं बनेंगे। मैं ये समझता हूँ अच्छा, कि वो 3 महीने के लिए जो उनके पास, उन्होंने 3 महीनों के बाद उन्हें एक अच्छा पोर्टफोलियो मिल जाना है। अभी वो सेनेटर हैं, तो 3 महीने के लिए आप मुझे कहें कि आप 3 महीने के लिए बन जाएं तो मैं नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं आगे इलेक्शन लड़ूंगा। आगे 3 महीने के लिए कौन अपना 5 साल का कैरियर खराब करता है? राजा साहब 3 महीने वज़ीर आज़म बनना और 5 साल वज़ीर रहना है, इसमें बड़ा फ़र्क है। वज़ीर आज़म बनना भी तो बज़ात खुद एजाज़ की बात है। नहीं, मैं नहीं समझता। कोई भी बंदा, बहुत से लोग इस सोच के मालिक हैं कि उन्हें अगर कहा जाए कि 3 महीने के लिए आप वज़ीर आज़म बने और अगला इलेक्शन ना लड़ें तो वो शायद इसको, बहुत से सियासतदान आपको मिल जाएंगे बड़ी भारी अक्सरियत में जो इसको कबूल नहीं करेंगे। अच्छा। वो कहेंगे नहीं जी हमने तो इलेक्शन लड़ना है। अच्छा, ये कई लोगों से बात हुई है, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, हमने 3 महीने के लिए नहीं। और दूसरा, ये कोई 3 महीने मुल्क को चलाना कोई आसान काम तो नहीं है। ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं है। ये कोई वज़ीर आज़म, आजकल पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनना कोई आसान काम नहीं है अरशाद साहब, बड़ा मुश्किल काम है। और इसको बाहर से बड़ा साथ। अच्छा राजा साहब, अभी आपने कहा जिम्मेदारी डलती है राजा साहब, उसको रात को नींद नहीं आती। राजा साहब आपने ये कहा कि जो सूरत हाल है, अगर इसाक डार साहब बनते हैं तो स्टेक होल्डर भी नहीं मानेंगे, तो आप पीटीआई को भी स्टेक होल्डर समझते हैं? और क्या वो अगले इलेक्शन में हिस्सा ले पाएगी या पाबंदी का शिकार होगी? देखिए जी, इसमें 2 चीज़ें हैं इरशाद साहब। वैसे तो मैं किसी पार्टी के पर पाबंदी के खिलाफ हूँ। मैं नहीं समझता कि ये होना चाहिए, सबको इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने जो काम किया है उसमें उन्होंने एक काम जिस पर मुझे शदीद इतराज़ है, दुख भी है, गम भी है, कि उन्होंने हमारे जो शहीद हैं उनके जो मुजस्मे जलाए हैं उनको तोड़ा है। बाकी चीज़ें तो बन जाएंगी, उनकी जो बेहरमती हुई है और उनके जो लवाकीन हैं उनके जो दिल दुखे हैं
उस पर मैं समझता हूं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। सही। ये काबिल माफ़ी नहीं है इरशाद साहब, जिन्होंने हमारे लिए अपनी जिंदगियां ख़त्म की, हमारे लिए वो आज कब्रों में हैं, शहीद हुए हैं, उनके लवाकीन आज भी उनके लिए तरस रहे हैं। उनके लिए, उनके साथ जो इन्होंने सलूक किया है उस पर जितना भी मैं समझता हूँ मजम्मत की जाए, जितना भी इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उस इशू की वजह से इनके लिए कोई नरम गोशा किसी पाकिस्तानी के दिल में उनके लिए कोई नरम गोशा नहीं है। राज साहब, आखिरी सवाल है कि सुना है कि पीटीआई पर पाबंदी की तजवीज़ को पीपीपी ने वीटो किया है, तो आप भी यानी वीटो करने वालों में शामिल हैं? आपसे भी कोई किसी ने मशवरा किया कि पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं? नहीं, मेरे साथ तो अभी नहीं जी इरशाद साहब, किसी ने मशवरा किया। मैं इसके खिलाफ हूँ पाबंदी के, लेकिन मैंने आपको वो अर्ज कर दिया है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो हमारे शहीद हैं उनके साथ इन्होंने जो किया है उस पे मुझे भी और हर पाकिस्तानी को, जो मुब्बे वतन पाकिस्तानी है, यकीनन आपको भी उस पर बड़ा दुख होगा। चले चीजें, अगर कोई दफ्तर जलाया वो दोबारा बन जाएगा, अगर कोई किसी जगह कोई चीज तोड़ी है वो दोबारा बन जाएगा, लेकिन जो हमारे शहीदों के मुजस्मे हैं वो सिर्फ मुजस्मे नहीं थे, वो एक अलामत थी। उन अलामतों को जो इन्होंने आगे लगाई हैं, जो उनको तोड़ा है, और उनके लवाकीन पे क्या गुजरी होगी, जो हमारे जो सरहदों पे फौजी बैठे हैं, जो अपनी आज भी कुर्बानियां दे रहे हैं, शहादतें कबूल कर रहे हैं हमारे लिए कि हम सुख की नींद सोएं, उन पे क्या गुजरी होगी, इसका जरा ये बिल्कुल आप उसको जरा सोच के देखें फिर। जी। तो इसका मतलब है कि आप किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं है, अगर लेकिन पीटीआई पर लग जाए तो मुजायका भी नहीं। पीटीआई की इस हरकत की वजह से अगर इनके खिलाफ एक्शन हो भी रहा है, और मैं इस मामले में इनको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली रियाज साहब। आपके वक्त का एक ब्रेक के बाद मुस्लिम लीग नून से मौक़िफ़ लेंगे कि क्या चल रहा है दुबई में, क्या सोच रहे हैं नवाज शरीफ साहब। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सेनेटर डॉक्टर आसिफ करमानी साहब ने। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, आएंगे जो आपने कानून साजी की है उस पर भी, दीगर मामलात पे भी, लेकिन जो आज दुबई में मुलाकात हुई है आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की, आपके पास क्या इत्तलात हैं? क्योंकि आप नवाज शरीफ साहब के काफ़ी करीबी जो लोग हैं उनमें समझे जाते हैं। क्या निगरान वज़ीर-ए-आज़म कोई सियासी शख्सियत होगी या गैर सियासी शख्सियत होंगी? आज की मुलाकात में कोई फ़ैसले के करीब पहुँचे हैं दोनों कायदीन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अब्बासी साहब और अस्सलाम वालेकुम जनाब इरशाद अहमद आरिफ साहब। अच्छा सर, गुजारिश ये है, देखिए चूँकि दोनों एक बड़ी सियासी जमातों के सरबराहान हैं, इलेक्शन अब सर पर हैं, और केयर टेकर का सेटअप का जो एक फ़ैसला करना है निगरान वज़ीर-ए-आज़म का ख़ुसूसन, तो उसके लिए आपस में उन जो कायदीन हैं वो मुलाकातें करते हैं। मैं इसको एक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, अगर ये कोई ऐसी मुलाकात हुई है, वैसे तो मियाँ साहब मेरी इत्तला है कि ही हैज़ रीच्ड यूरोप, लेकिन अगर कोई ऐसी मुलाकात हुई है तो डेफिनेटली उस पर सियासत पर ही बात हुई होगी। और चूँकि दोनों पार्टीज जो हैं वो मेजर स्टेक होल्डर हैं इस सारे सिस्टम में भी और आने वाले इलेक्शन में भी, तो जाहिर है इस पर मैं समझता हूँ कि अगर बात हुई भी हो और मुशावरत हुई हो तो उसमें कोई कबाहत नहीं है जी। अच्छा करमानी साहब, एक इत्तला मीडिया के ज़रिए मुसलसल चल रही है कि मुस्लिम लीग नून में एक मौसर ग्रुप ऐसा है जो चाहता है कि इलेक्शन इस साल की बजाय अगले साल अगर मार्च अप्रैल तक चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपको वक्त मिल जाएगा कैंपेन के लिए, मियाँ साहब आ जाएंगे, मियाँ साहब को भी एक वक्त मिलेगा, मुकदमात वगैरह से वो फारिग हो जाएंगे। तो एक तो ये है कि क्या ऐसी कशमकश या ऐसी डिबेट जारी है एक, और आपकी ज़ाती राय क्या है कि इलेक्शन वक्त पर अक्टूबर नवंबर में हो जाने चाहिए या 6-7 महीने 8 महीने का डिले बर्दाश्त कर लेना चाहिए? जनाब मोहतरम इरशाद आरिफ साहब, इसमें गुजारिश ये है कि
हर पार्टी में आपको पता है मुख्तलिफ आरा होती हैं, और जैसे कुछ लोग पार्टी में ये चाहते हैं कि जी ये 3 महीने के लिए केयर टेकर सेटअप आ जाए। खुसूसन कुछ वज़रा हैं जिनका ख्याल है कि उनको पिछले 14 माह 15 माह में वक्त नहीं दे सके वो अपने हल्के के अवाम को, और अपनी वजारती मसरूफियात में वो बिज़ी रहे। तो ज़ाहिर है हो सकता है, लेकिन जहाँ तक आपने मेरी ज़ाती राय पूछी है, मैं समझता हूँ कि हमने पहले भी एक गलती की है सर। अच्छा। कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया था और उसके बाद हमें फॉरेन इलेक्शन में जाना चाहिए था। मेरी ये ज़ाती राय तब भी थी, और मियाँ साहब भी यही चाहते थे उस वक्त इलेक्शन में जाना, लेकिन फिर मुल्क की हालात के बायस और जो एक ख़तरा सर पर तलवार लटक रही थी डिफ़ॉल्ट की और रियासत बचाने के लिए, फिर हमें अपना भी वोट बैंक मजरू हुआ हमारा। तो वो तो एक पहले भी हम एक उसका नताइज अब भुगत रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शंस को टाइम पर होना चाहिए, क्योंकि अगर देखिए आइन एक मौजूद है और ऑलरेडी इस मुल्क में मोहतरम इरशाद साहब आइन की मुतअद्दिद मरतबा खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि इसकी मजीद नहीं होनी चाहिए। और नवंबर तक का बड़ा टाइम होता है जी, 3 महीने। और वैसे भी आप जानते हैं माशाल्लाह आप बहुत ज़ीरक और सीजन्ड, आपने बड़े अदवार देखे हैं कि जो इलेक्शन की जो कैंपेन होती है, इलेक्शन फीवर होता है, ये वो महीना 1.5 महीना ही होता है, उसी में लोगों ने फैसला करना होता है, माइंड मेकअप करना होता है। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन वक्त पे होना चाहिए, बेशक नवंबर में हो जाए, 3 महीने की वो जो केयर टेकर सेटअप है उसके बाद हो जाए, लेकिन उससे जो ड्रैग अगर होगा तो मैं नहीं समझता कि उसका कोई इतना फ़ायदा होगा जी। सही। अच्छा, अभी राजा रियाज साहब हमारे प्रोग्राम में थे, वो ये कह रहे थे कि एक तो डिफ़ॉल्ट का ख़दशा अभी भी मौजूद है, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर सकता है, इसलिए उनकी राय ये थी कि जी निगरान हुकूमत और निगरान वज़ीर आज़म जो हैं वो टेक्नोक्रेट माहिरीन मईशत पर मुश्तमिल हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। जबकि हमारे प्रोग्राम में भी आपके दोस्त, आपके इत्तेहादी ये कह रहे हैं कि अब सियासतदान किसी को मौका मिलना चाहिए। तो आपके ख़्याल में या पार्टी में गालिब राय किसकी है कि कोई सियासतदान, गैर मुतनाज़ सियासतदान केयर टेकर होना चाहिए या कोई टेक्नोक्रेट माहिर मईशत बेहतर रहेगा? मैं ये समझता हूँ मोहतरम इरशाद साहब के पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो बहुत डीप हो चुकी है, और बहुत इस वक्त एक नफ़रत की बुनियाद पर एक पोलराइजेशन की वजह से सोसाइटी हमारी एक तकसीम हो चुकी है। और मैं लेकिन समझता हूँ कि ये मेरी ज़ाती राय है, हो सकता है पार्टी की कोई और उस पर ओपिनियन हो, लेकिन अभी तक मैं समझता हूँ जो पार्टी में भी काफ़ी लोगों की ये राय है कि मईशत को जो समझने वाला शख्स हो और एक कोई गैर मुतनाज़िया शख्स हो, ऐसा शख्स हो जिसके बारे में कोई उंगली ना उठा सके, जो जिसकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस इतनी कोई डीप रूटेड स्ट्रॉन्ग ना हो। वैसे तो हर एक की होती हैं, हर एक का, लेकिन ऑब्वियस चीज़ें ना हो, ताकि कल को इलेक्शन पर या इलेक्शन प्रोसेस पर कोई उंगली ना उठाए, कोई एतराज़ ना करे। तो मैं ज़ाती तौर पर तो समझता हूँ कि 25 करोड़ अवाम में और उसमें जितने लिटरेसी है रेट, उसमें कोई आपको माहिर मईशत हैं आपके इर्द गिर्द, आप देखिए जो सेंसिबल लोग हैं। और फिर देखिए ना, डिफ़ॉल्ट की जहाँ तक बात है मोहतरम इरशाद साहब, कि अभी तो ज़ाहिर आइडियल सिचुएशन नहीं है, लेकिन अब ज़ाहिर हमने सारी उम्र तो इस डिफ़ॉल्ट की तलवार के नीचे नहीं जिंदा रहना, ना ही हमने सारी उम्र IMF की उसके कशकोल पर ज़िंदगी गुजारनी है। तो वी मस्ट मूव ऑन, वी मस्ट मूव फॉरवर्ड, और हमें अब कोई अपने हाउस को इन ऑर्डर करना चाहिए और बड़े सीरियसली हमें अपने मामला को हैंडल करना। और मैं समझता हूँ इसके लिए आपको एक माहिर मईशत ऐसा ज़रूर चाहिए जो कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी हो, उसमें कैपेसिटी भी हो केयर टेकर बनने की, और मईशत की भी सूझबूझ रखता हो। जी तो डॉक्टर साहब, इसहाक डार साहब का नाम जो दिया, जो सामने आया, दिया तो नहीं गया, क्या वाकई मुस्लिम लीग नून में संजीदगी पाई जाती है कि इसहाक डार साहब जैसी शख्सियत हैं वो मौजूदा हालात में ज़्यादा बेहतर मुल्क संभाल लेंगी, नंबर 1? और अगर डार साहब वज़ीर आज़म बन भी जाते हैं तो जो इलेक्शन है उस पर क्या असरात होंगे? क्या वो पेशगी तौर पे एक मुतनाज़िया नहीं हो जाएगा? मैं इसमें ये समझता हूँ जी कि मैंने कल परसों भी ये बात की है कहीं कि देखिए डार साहब जो हैं वो एक
माहिर मईशत हैं, उन्होंने माजी में भी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला है। और अब हाल में भी मैं जहां डार साहब की बात करता हूं, मैं मिफ्ता इस्माइल को भी क्रेडिट दूंगा कि उसने भी एक सिंसियर एफर्ट्स की और उसके बाद डार साहब ने आके एक बेटर पोजीशन में उनसे IMF से गुफ्तगू करके और अल्लाह के फजलो करम से एक डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से हमें एक बचा लिया है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये ख़तरा अभी टला नहीं, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया। जहां तक डार साहब की बात है एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, तो मैं समझता हूँ जी जिसने भी ये मार्केट में खबर फैलाई है, देखिए डार साहब की शख्सियत जो है और इलेक्शन, ये दोनों चीज़ें जो सी हैं ये मुतनाज़ा नहीं बननी चाहिए। वी कैन नॉट अफोर्ड, जैसे मैंने पहले कहा ना, कि एक पोलराइजेशन में फर्दर पोलराइजेशन या फर्दर केओस ना पैदा हो। चूँकि डार साहब देखें हमारी जमात के एक बहुत सीनियर तरीन लीडर हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब के मुतमदे ख़ास हैं, तो मतलब एंड ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, लेकिन उनकी एक पॉलिटिकल एक बैकग्राउंड है, उनकी एक पॉलिटिकल एफिलिएशन है PMLN से। और अगर मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हमें इसहाक डार साहब को बचा के रखना चाहिए आइंदा आने वाले दिनों के लिए। कल कलां को हु नोज़ कि उनकी हमें ज़रूरत पड़ जाती है इलेक्शन के लिए, कंटेस्ट कराने के लिए, तो इलेक्शन नहीं फिर लड़ सके, मिसाल मैं दे रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि और फिर जो हमारे सियासी मुखालिफिन हैं उनको ये मौका मिल जाएगा कि चाहे 200% भी इलेक्शन शफाफ होंगे, वो कहेंगे नहीं जी ये तो धांधली हो गई, ये तो प्री पोल रिग हो गया, फला हो गया, तरह तरह के। तो मैं नहीं चाहता कि इसहाक डार साहब या पाकिस्तान के जो आने वाली इलेक्शन है वो किसी सूरत भी किसी तौर पर भी मुतनाज़ा हो जी। सही है। अच्छा ये फरमाएं कि मियाँ साहब कि हम तो तवक्को लगाए बैठे थे कि जी वो अगस्त में वापस आ जाएंगे, नहीं तो सितंबर में लाजमन आएंगे। अब फिर खबरें चलने लगी हैं कि जी वो शायद अभी नहीं आ पा रहे, नहीं आना चाहते, या एक धड़ा उनको कह रहा है कि फ़िलहाल हालात साजगार नहीं है। तो हकीकी सूरत हाल क्या है? मियाँ साहब अब सितंबर में इलेक्शन के ऐलान के बाद आ रहे हैं या अभी उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती या मुल्की हालात इजाज़त नहीं देते कि वो पाकिस्तान में तशरीफ़ ला सकें? नहीं, इरशाद अहमद आरिफ साहब, मैं इस सिलसिले में अर्ज़ करूँगा कि मियाँ साहब इलेक्शन से पहले इंशाल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरा जो ख्याल है, चूँकि मुझे नहीं ये मेरी आदत नहीं है कि मैं तारीख़ें दूँ, चूँकि वो तो नवाज शरीफ साहब खुद ऐलान करें या शहबाज साहब तारीख़ दें या मरियम बीबी दें या मियाँ साहब जिसको भी ये ज़िम्मेदारी दें। लेकिन इतना मैं ज़रूर आपको अपने तजुर्बे और वसूख से कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह ताला इलेक्शन से एक डेढ़ माह कबल नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में मौजूद होंगे जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी जमात को लेकर मियाँ साहब के बाहर होने की वजह से एक कुछ इत्तलात ये भी आती हैं कि जो तंजीमी सतह पे आपका हाउस इन ऑर्डर होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, आपकी जो दूसरे लेवल की क़यादत है वो कन्फ्यूज़ है। हमने शहबाज शरीफ साहब या हमजा शहबाज साहब से कोई हिदायत लेनी है या मरियम साहिबा से लेनी है, तो इसमें कितनी हकीकत है, आप क्या समझते हैं, या ये सिर्फ एक जानबूझ के बातें फैलाई जा रही हैं? नहीं अब्बासी साहब, मैं चूँकि मैंने प्रॉक्सिटी में काम किया है, तमाम इन साहिबान के, नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज साहब हों, तमाम पार्टी की सीनियर क़यादत साल मैंने ये सिर्फ एक जो हमारे जो होते हैं ना जो नादान दोस्त वैसे अफवाहें फैलाते हैं। देखिए जहाँ तक रहनुमाई लेने की बात है या एक पार्टी के जो कायद हैं वो नवाज शरीफ साहब, उनका एक हुक्म है जो उसके तो पाबंद शहबाज शरीफ साहब भी हैं, उसके पाबंद मरियम भी है, हमजा भी, हम सब हैं। क्योंकि हमने जब एक दफ़ा उनको अपना कायद माना तो फिर जो उसका फैसला होता है कायद का, उसको सारे तस्लीम करते हैं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। और कि भाई जी फ़लाँ का हुक्म माने या किसका ना माने, मुशावरत ज़रूर होती है, लोग अपनी अपनी राय ज़रूर देते हैं मियाँ साहब को, इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ साहब, इंक्लूडिंग मरियम नवाज शरीफ, लेकिन फिर वो सारों की राय लेकर मुशावरत कर फिर वो एक फैसला करते हैं जिसको तमाम लोग कबूल करते हैं खुश दिली से। सही है। अच्छा, एक गुफ्तगू फरमाई ख्वाजा आसिफ साहब ने, वज़ीर दिफा ने PTI की ख़वातीन के हवाले से, जिस पर कुछ शोर मचा। आज उनसे मुतालबा हुआ कि आप माज़रत करें, माफ़ी मांगें। उन्होंने कहा कि मैं अपने अल्फाज पर कायम हूँ और मैं बिल्कुल यही जो कुछ मैंने कहा है वही दुरुस्त है। आपके इत्तेहादियों ने भी सेनेट में, कामरान मुर्तज़ा साहब का मैं देख रहा था, कुछ और लोगों का देख रहा था, तो आपके ख़्याल में ख्वाजा साहब की ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की वो एक सियासतदान, तजर्बाकार सियासतदान को
वफाकी वज़ीर को ज़ेब देती है, वो हक बजानिब थे वो बातें करने में? नहीं इरशाद साहब, मैं समझता हूँ कि कुछ मुआशरे के और कुछ हमारा जो मज़हब है इस बारे में बड़ा क्लियर है। ख़वातीन का एहतराम, बल्कि इंसानियत का एहतराम हमारा तो कहता है मुआशरा। मेरे साथ बड़ा ज़्यादती की गई, लेकिन मैंने तो कभी आगे से उस लबो लहजे में जवाब नहीं दिया। चाहिए तो ये था कि ख्वाजा साहब उसमें जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए वो ना करते तो बेहतर होता। इससे मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं था और मैं इस बात की बिल्कुल हिमायत नहीं कर सकता। जी अच्छा, ये एक गुफ्तगू और चल रही है आसिफ साहब के कुछ लोगों का ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून इस बात के हक़ में थी और ये तजवीज़ भी दी गई कि पीटीआई पर पाबंदी लगा दी जाए, और फिर पीपल्स पार्टी ने इस तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ नहीं किया और वीटो किया। क्या वाकई मुस्लिम लीग नून के हलकों में ये सोच थी और इस पर बातचीत हुई और पीपल्स पार्टी आड़े आ गई पीटीआई पर पाबंदी में? नहीं अब्बासी साहब, इसमें ऐसा है कि हमारा बड़ा क्लियर स्टैंड है। हम कहते हैं कि तमाम लोगों को, चूँकि हम तो खुद विक्टिम रहे हैं, हम तो कहते थे हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं 2018 के इलेक्शन में मिला, जैसे आरटीएस को बिठा कर, अब तो ये प्रूव हो गई चीज़ें। हम नहीं चाहते कि किसी को इलेक्शन से बाहर करें। हाँ, लेकिन जिन लोगों ने सानहा 9 मई बर्पा किया, जिन लोगों ने रियासत पाकिस्तान पर हमला किया, पाक फ़ौज पर हमला किया, शोहदा की तस्वीर की बेहुरमती की, जो इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी तरह भी मुलव्वस पाए गए हैं, उनको मैं समझता हूं कि बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए इस मुल्क की सियासी, इस मुल्क के मुस्तकबिल से मज़ीद खेलने की। जी, बाकी जो लोग मासूम हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया और जो घरों में बैठे थे, मेरा ख्याल है कि उन पर तो कोई पाबंदी नहीं होगी। आई डोंट थिंक सो। लेकिन जो लोग जिन्होंने ये जुर्म किए हैं, जराइम किए हैं, ये मैं समझता हूँ जंगी जराइम से भी ज़्यादा जुर्म किए उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो इस सानहा में बराह रास्त या इनडायरेक्टली मुलव्वस हैं, वो उनको तो कानून का सामना करना चाहिए इलेक्शन की बजाय। जी बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सेनेटर डॉक्टर आसिफ करमाल, आपके वक्त का। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक ख़बर तो ये है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी उसका ऐलान किया और वज़ीर ख़जाना ने भी कहा कि जो 2 अरब 40 करोड़ डॉलर हैं उनको जो है रोल ओवर कर दिया है चाइना की जानिब से। 1 अरब 20 करोड़ इस साल के लिए और 1 अरब 20 करोड़ अगले माली साल के लिए। इरशाद साहब, लेकिन इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट है कि एक सॉवरन फंड की बात की जा रही है। यूएई, सऊदी अरब, पाकिस्तान, तकरीबन 8 अरब डॉलर का। कतर, सऊदी अरब, हाँ, यूएई। तो ये 8 अरब डॉलर का, और फिर ये पाकिस्तान में सरमायाकारी होगी। पहले भी जो है वो बहुत बात होती थी और इसमें कोई शक नहीं है कि पहले भी सरमायाकारी पाकिस्तान में आती रही, लेकिन शिकवा ये होता था कि हम शायद उसको उस तरह एग्जीक्यूट नहीं कर सके, ना खुद उससे वैसा फ़ायदा ले सके, ना उनको कोई फ़ायदा उस तरह दे सके। अब प्लान क्या है? आप क्या समझते हैं कि वाकई ये गेम चेंजर होगा इन ममालिक के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी? देखें, 8 अरब डॉलर एक माकूल रकम है अगर वो पाकिस्तान सावरन फ़ंड, जिस तरह के ये सऊदी सफ़ीर जो हैं अवाज़ अल-ओसैरी, उनका आर्टिकल है। उन्होंने कहा है कि ये कतर, सऊदी अरब और यूएई बना रहे हैं और ये एक सावरन फ़ंड होगा जिसमें ये रूटीन के ज़ाब्ते और ये चीज़ें नहीं होंगी। देखिए, इसमें कोई शक ही नहीं है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशल है और ये जो 6 एरियाज़ अभी फैसिलिटेशन काउंसिल ने किए हैं, एनर्जी है, एग्रीकल्चर है, आईटी है, मिनरल्स हैं और हैं, इनमें सरमायाकारी कौन नहीं करना चाहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो हर्डल्स होती हैं, जहाँ ये जब पिछला दौर था उस वक्त सऊदी अरब ने, चीन ने ये शिकायत की कि जब आप हमारे पास आते हैं कि जी हमें पैसे चाहिए 2 अरब डॉलर, हम उसी शाम को आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब हम आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास कि जी हम मिसाल के तौर पर ये रकबा पड़ा हुआ है चोलिस्तान का, थर का, ये हमें आप दे दें
30 साल की 20 साल की लीज़ पर हम इसको आबाद कर देते हैं और उसके आप भी फ़ायदा उठाएं, हम भी फ़ायदा उठाएं। तो वो हमारी जो तजवीज़ होती है वो पता चलता है कि जनाब फ़लाँ महकमे के पास चलेगी, फ़लाँ डिपार्टमेंट उस पर सोच विचार कर रहा है, फ़लाँ वजारत से उसकी, तो वो पता चलता है कि जनाब हमारा जो इन्वेस्टर है वो इतना फारिग नहीं बैठा हुआ कि वो एक तो वो $6 अरब आपके यहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है और उसके बाद वो 2 साल बैठ के इंतज़ार करता रहे पैसा, और फिर जो मकामी माफिया हैं माफियाज हैं उनको भी खुश करे ये वो। अब अभी देखें ना, ये हुआ है, हम आपको याद है कि 3-4 रोज़ पहले मैं गया हुआ था वहाँ खानेवाल एग्रीकल्चर फार्म का जो हुआ है, 7 महीने में 8 महीने में 2300 एकड़ बंजर जो है वो उसको स्टेट ऑफ द आर्ट एग्रीकल्चर फार्म में तब्दील कर दिया गया जदीद मशीनरी। कितने महीने में? ये दिसंबर से शुरू हुआ और 7 महीने में कर दिया गया और सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में ये चल रहा है। उसके तहत फौजी फाउंडेशन है उसमें, और ये 5000 होगा, फिर 10,000 होगा, ये बढ़ता चला जाएगा। बेहतरीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मशीनरी ला के पानी की उसमें बचत है 40%, उसमें बाकी चीज़ों की है बेहतरीन लेवलिंग, ये सारे काम हो सकते हैं। लेकिन मौजूदा जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है इसमें अब ये सकत नहीं रही, इससे हट कर हमें कुछ करना पड़ेगा। पिछले दौर में वो रिफाइनरी के लिए करना चाहते थे, वो बनते बनते हुकूमत चली गई, वो रिफाइनरी की अमली शक्ल अख्तियार नहीं कर सकी। आज फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब ग्वादर गए हुए थे, फिर कौम को खुशखबरी सुना रहे थे। ग्वादर भी मौजूद है, ये हमारे साहिली इलाके भी मौजूद हैं। मुझे याद है परवेज़ मुशर्रफ के दौर में एक दोस्त मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि अगर ये जो साहिली इलाका पट्टी है बलूचिस्तान की, यहाँ दुनिया का बेहतरीन जो है पाम उगाया जा सकता है, तो $8 अरब हम पाम ऑयल पर एडिबल ऑयल पर खर्च करते हैं। उसने कहा कि ये अगर हमें दे दिया जाए और उसके लिए कोई बरस की ज़रूरत नहीं है, वहाँ आपने पाम आके लगा देना है, वहाँ इंडस्ट्री डेवलप करनी है और 7-8 अरब आपकी बचत शुरू हो जाएगी। हम अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। इरशाद साहब मेरा देखें, ये तो रेफरेंसेस हैं। मेरा जो सवाल आपने उठाया है, नहीं, अब यही है कि ये $8 अरब जो हैं ये सिर्फ फंड कायम करना काफ़ी नहीं है। वो तो कह रहे हैं ना इसके कवानीन अलहदा होंगे, कवानीन अलहदा बनाएं। ये हमने बहुत साल पहले भी सुना, मुशर्रफ के दौर में भी हम सुन रहे थे। ये 1 विंडो की जो इस्तिलाह है पहली दफ़ा मैंने ज़िया-उल हक के दौर में सुनी थी। महबूब हक साहब ने कहा कि जी 1 विंडो हम बनाएंगे और ये करेंगे। आज तक 1 विंडो कहीं नज़र आई है? लेकिन इरशाद साहब आपने ब्यूरोक्रेसी का जिक्र किया है, जो सवाल आपने रेज़ किया है, देखिए ऑनेस्ट सी बात है, मुशर्रफ साहब के दौर में हमने देखा कि एक आफत आती है ज़लज़ला, और पटवारी के साथ नाज़िम के साथ कोई लाठी लेके खड़ा है तो डिलीवरी है। यही ब्यूरोक्रेट्स थे। आम रूटीन में काम क्यों नहीं होता? क्या ये सिस्टम गलत है या इनफरादी तौर पर लोग गलत हैं? सिस्टम ही गलत है, इनफरादी तो देखें सिस्टम इंसान बनाते हैं। अगर इंसान तैयार नहीं होंगे तो सिस्टम में वो गोरख धंधा बना देंगे सिस्टम को। सिस्टम हमारा गोरख धंधा बन चुका है। बिल्कुल ठीक है। इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।